ठीक है भाई। भाग दो। हम देखिए, दो भाग हमने कंप्लीट कर रखे हैं। भाग वन ये कर रहा है राज्य एवं संघ की बात करता है। इसमें 1 से 4 तक आर्टिकल है। भाग दो नागरिकता की हम बात कर रहे हैं, तो नागरिकता 5 से 11 है। ठीक है, और इसको भी हमने कवर कर रखा है। अब बात करते हैं भाग 3 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई? बात हम करेंगे भाग 3 की। भाग 3 की बात करेंगे तो इसमें आपको मूल अधिकार से संबंधित है, जिसे आप मौलिक अधिकार भी कह सकते हो। मूल अधिकार से संबंधित है, इसी को आप लोग मौलिक अधिकार कह सकते हैं। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से आपको मौलिक अधिकार आपका लिया गया है। इसमें अगर बात करें तो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है भाई, आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसके कुछ मेन पॉइंट है जिसको हम आपको बता देते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट है इसके। ठीक है, क्या क्या मेन पॉइंट हैं कुछ। सबसे पहली बात, पहला जो पॉइंट है ये है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को भाग 3 को, सॉरी, चलिए, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे भाग 3 को। ठीक है भाई, भाग 3 को क्या कहा जाता है? एक चीज़ और है कि जो आपका मूल अधिकार है, ठीक है भाई, मूल अधिकार है, ऐसा नहीं है कि यह हमेशा आपके साथ रहेगा, मतलब रहेगा भी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकार को मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो आपका मूल अधिकार है वह निलंबित हो सकता है। अगर आपातकाल लगा है भारत में, तो उस समय आपके मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ओके।
उसके बाद जो आपका मूल अधिकार है दोस्त, मूल अधिकार, मूल अधिकार पर वाद विवाद किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है भाई, मूल अधिकार पे वाद विवाद किया जा सकता है, ये बात सही है कि दोस्त। तो आप समझिए कि सबसे पहली बात, जो हमारा मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार को पहले शिक्षा, किसको, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 12 से 35 है, भाग 3 है। मूल अधिकार जो है, आप अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो इस पे आप अदालत में वाद विवाद किया जा सकता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में आपके मूल अधिकार को आपसे ले लिया जा सकता है। जैसे आपातकाल की स्थिति में, अब आपातकाल लगी है और आप भारत में आपातकाल लगी है और आप कहिए कि भाई हमको रोजगार दो, रोजगार हमारा मूल अधिकार है, मुझे वेतन दो, ये सब कहने का मतलब है कि जब विशेष परिस्थितियाँ आएंगी तो उस समय आपका मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप को ले चलते हैं इससे संबंधित आर्टिकल की तरफ। जब इससे संबंधित आर्टिकल की तरफ हम लोग जाएंगे तो क्या देखेंगे दोस्त, इससे संबंधित आर्टिकल की तरफ हम जाएंगे तो आता है सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12। क्या आता है दोस्त, क्या आता है, आर्टिकल नंबर 12। ठीक है भाई, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा बताता है। ठीक है, अब स्टेट की क्या परिभाषा है भाई, स्टेट का मतलब ये हुआ मेरे भाई, स्टेट का मतलब ये हुआ कि, एक सेकेंड इन सबको आउट कर देते हैं यार, ना हो गया हो। ठीक, स्टेट किसे बोलेंगे आप, तो स्टेट की मतलब आर्टिकल 1 जो है वो परिभाषा से संबंधित, आर्टिकल 12 जो है, ठीक है, परिभाषा देता है राज्य का, परिभाषा देता है जो हम पर कानून बनाता हो, जो हम पर कानून लगा सकता है। ठीक है दोस्त, जो हम पर कानून लगा सकता है। तो आर्टिकल कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 12 है उस राज्य को इस बताता है, कहने मतलब है कि जैसे आप आप किसी मतलब ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो भी उसमें भी आपके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। तो वो आर्टिकल 12 उसमें बताता है भाई कि आर्टिकल 12 उसी को डिफाइन करता है कि भाई यह राज्य है जो आप पर कानून बनाता है। तो हर एक आप फैक्ट्री के अलग अलग अपने रूल होंगे। तो आपने जब ज्वाइन किया होगा तो उन रूल को पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपको ये अधिकार है, आप ये
तो कहने का मतलब है कि उस राज्य की हम बात कर रहे हैं जो हम पर कानून लगा सके। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। ठीक है दोस्त, आर्टिकल 13। जो आर्टिकल 13 है मेरे भाई, आर्टिकल 13 ई क्या कहता है? तो ई कहता है कि मूल अधिकार जो है हमारे, इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। मूल अधिकार, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं निगेटिव, मतलब घटा, कम किया जा सकता है अन्यथा काम करने पर। अन्यथा कार्य करने पर, अगर कोई आप ऐसा काम कर दिए भाई, ठीक है, अन्यथा कार्य करने पर। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया है तो आपके मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे आप एक अभी आप एक मतलब हाल ही का न्यूज है दोस्तों कि कोई व्यक्ति थे, कोई लड़का था कि उसने किसी समय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। तो उस समय कोर्ट ने उसको मतलब रिहा तो कर दिया, लेकिन उसके अधिकार को कम कर दिया। क्या आप उसका, अब उसको ये सजा दे दिया है कि भाई हमेशा, शायद हर हफ्ते पे आना है, और कितना 100 बार कि 500 बार, मतलब हर हफ्ते उसको पुलिस स्टेशन जा कर के 500 की 100 100 बार ऐसे करके उसको भारत जिंदाबाद का नारा लगाना है। ठीक है भाई, भारत जिंदाबाद का नारा। अब तो उसके मूल अधिकार कम कहाँ हुए भाई? देखो, सबको अब स्वतंत्रता के अधिकार है। ठीक है, जो चाहे जहाँ रह सकता है। अब उनको क्या है दोस्त, अब वो क्या है कि अब कहीं जा ही नहीं सकता। ठीक है, कहीं बाहर जा ही नहीं सकता। पता नहीं कितने दिन का लगाया है, अब हमको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर आप अन्यथा कोई काम करेंगे तो आपके मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आर्टिकल 13 ऐसा कहता है। आर्टिकल 12 क्या कहता है दोस्त? तो आर्टिकल 12 ही कहता है कि भाई कि आपके मूल अधिकार जो हैं कम, सॉरी, स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 13 मूल अधिकार की अल्पीकरण की बात करता है। इसी में ही लिखा गया कि भाई जो भी कानून है, ठीक है, जो भी कानून कानून है, जो भी कानून है संविधान से पहले का कानून, संविधान से पहले का कानून, संविधान से पहले का कानून लागू होगा। संविधान से पहले का कानून लागू होगा। ठीक है, बशर्ते वर्तमान में मूल अधिकार के संगत हो। तो जो भी कानून है वो संविधान से पहले का लागू होगा, संविधान के बाद का कोई कानून नहीं लागू होगा। चलिए बात करते हैं दोस्त आर्टिकल 14 से 18 की। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 की बात करेंगे मेरे भाई, तो ये संबंधित है, ठीक है दोस्त, ये संबंधित है समानता के अधिकार का। समानता, समानता के अधिकार। अब एक बात समझो दोस्त, जैसे ही बच्चा क्या होता है ना, 14 साल से बड़ा होता है ना, 14 से 18 साल के बाद बीच में होता है ना, तो देखता है यार, है ना, अगर मान लो, तो देखता है यार, मतलब हमको
क्या कहता है, और जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, 14 से 18 साल हो गए, कुछ जानकार हो गए, तो नहीं लगता है यार हमें, जो लोग इस बड़े लोग कर रहे हैं हमें हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो वो ये सोचता है यार कि हमें अब समानता का अधिकार चाहिए। तो जैसे ही बच्चा क्या होता है, 14 से 18 साल के बीच का होता है, तो वो क्या सोचता है कि भाई हमें समानता का अधिकार चाहिए, चाहे हम भी क्या करेंगे भाई, जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे, ठीक है? तो उस कहने का तात्पर्य है कि 14 से 18 साल होते ही वो समानता का अधिकार मांगने लगता है, ठीक है? समानता का अधिकार मांगने लगता है। अब इसको देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है, ठीक है भाई? अब देखो, समानता के अधिकार की अगर हम बात करेंगे दोस्त, समानता के अधिकार की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 14, ठीक है? आर्टिकल 14। अब जो आर्टिकल ये अपना 14 है मेरे भाई, जो आर्टिकल अपना 14 है मेरे भाई, आर्टिकल 14, इसमें क्या कहा गया है भाई? इसमें कहा गया है कानून के समक्ष समानता। इसमें ये कहा गया है, पहला, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, समानता कहने का तात्पर्य है मेरे भाई कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आर्टिकल 14 क्या कह रहा है भाई कि सबको समान कानून सहायता मिलेगी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन रियलिटी आप समझ रहे हो भाई कि कानून उसी का है जिसके पास पैसा है ना। अभी भी छोटों के लिए वही हाल है, गरीबों के लिए वही हाल है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं सुना जाता है, ठीक है? तो सुना जाता है लेकिन ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो कानून के समक्ष समानता है सबके लिए। उसके बाद बात करें कानून का समान संरक्षण, भाई कोई भी हो, सबके लिए कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, ये बात सही है। समान संरक्षण होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 में दो चीज़ें, अच्छा इस कानून का संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो यह यूएसए से लिया गया है। कानून के समक्ष समान संरक्षण, ठीक है? कानून के समक्ष क्या हो जाएगा भाई, समान संरक्षण होना चाहिए, कानून के समक्ष समानता होना चाहिए। एक कानून सबके लिए समान होने चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। तो आर्टिकल 14 ये आपको बताता है। अब बात करते हैं दोस्त आर्टिकल 15 की। अब हम आर्टिकल 15 की बात करेंगे भाई। आर्टिकल 15 की जब भी हम बात करेंगे दोस्त, तो आर्टिकल 15 ये हमको बताता है मेरे भाई कि मतलब धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव ना हो, ठीक है भाई? देखो, समानता की यहाँ बात चल रही है, तो सबसे पहले कानून की समझ समानता होनी चाहिए। फिर जाति, जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म हो गया, के आधार पर भेदभाव, के आधार पर भेदभाव निषेध। तो देखिए भाई, आर्टिकल 15 बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ठीक है? तो आपको पता है दोस्तों कि भारत में कितनी बुराइयां थी, अभी भी हैं दोस्तों कहीं ना कहीं। तो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गरीब के नाम पर, लिंग के नाम पर, है ना, लोग भेदभाव करते थे, ठीक है? अभी भी दोस्तों ऐसा होता है कि
अभी भी कहीं ना मतलब हम नहीं कह रहे कि हर जगह होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी है कि छोटे बड़े का अभी है भेदभाव। अभी आप उच्च जाति में हैं, ठीक है, उच्च जात में जन्मे हुए हैं, ठीक है, और निम्न जात में अभी भी कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिलता है। बहुत दूर की बात नहीं है दोस्तों, अभी तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के साथ भेदभाव, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो हम लोग क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ें बरकरार हैं। हालांकि हमारे संविधान में बहुत कुछ है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्या करें। तो आर्टिकल हमने 12 देख लिया। 12 वो कह रहा है कि भाई वह स्टेट की बात कर रहा है उसकी। आर्टिकल 13 की हम बात करें तो आर्टिकल 13 कह रहा है कि भाई जो मूल अधिकार है उसका अल्पीकरण किया जा सकता है अगर आप कोई अन्यथा काम कर रहे हो। और जो भी कानून है संविधान के पहले बनाए सभी कानून लागू इस पे होंगे, बशर्ते वर्तमान में मूल अधिकार का कोई हनन ना हो। अब बात करते हैं ये आर्टिकल 12 और 13 की होगी। फिर आर्टिकल 14 से 18 की हम भी बात करेंगे। तो आर्टिकल 14 से 18 इस समानता के अधिकार को बात करता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो ये हमें कानून के समक्ष समान संरक्षण मिलना चाहिए। कानून के समक्ष समानता की बात करता है जो यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 15 की बात करेंगे दोस्तों तो आर्टिकल 15 हमको ये कहता है कि भाई, ठीक है दोस्त भाई, कि ठीक है भाई, जात धर्म लिंग वंश आदि के आधार पे भेदभाव को निषेध करता है। तो ये आर्टिकल 15 हो गया। अब हम बात करते हैं मेरे भाई आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 16 क्या कहता है इसको देखते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है इसको देखते हैं भाई। आर्टिकल 16 की हम बात करेंगे दोस्त। तो आर्टिकल 16 जो हमारा है वही कहता है लोक नियोजन की समानता बताता है। आरक्षण सभी को मिलेगा लेकिन लिंग जात तथा स्थान के आधार पर जो आरक्षण है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है भाई, आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे आपको पता है कि ओबीसी के लिए ओबीसी को आरक्षण, फिर एसटी एससी के लिए अलग आरक्षण, फिर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग आरक्षण। मतलब ये लोक नियोजन की समानता तो बताता है कि भाई लोक नियोजन की जो समानता है इसको तो ये बताता है लोक नियोजन की समानता, लेकिन कहता है भाई कि कहीं कहीं ना कहीं इन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे महिलाएं जो हैं पुरुष से, मतलब अगर फिजिकली बात करें तो कम थोड़ा सा वो क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं, फिजिकली बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें आरक्षण दिया गया है दोस्तों। लिंग जाति के आधार पर भी कहीं कहीं नए आरक्षण दिया गया है। जैसे जात के आधार पे बात करें तो हमने बता दिया एसटी, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें होती हैं, ठीक है। तो इन आरक्षण बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ये बात कही गई है, ठीक है। लोक नियम की समानता, इसमें बताया गया कि भाई आरक्षण आरक्षण सभी को मिलेगा लेकिन लिंग लिंग जाति
तथा स्थान के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। ठीक है भाई। अब समझो, कहने का मतलब है आप समझ गए कि आरक्षण आपको सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सबको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन लिंग, जाति तथा स्थान के आधार पर इसको, जैसे अगर आपको पता है कि जब सैनिक वगैरह की भर्ती होती है तो कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया हैं जो उनमें लोगों को छूट मिलते हैं। ठीक है, उनके मेरिट लो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं आरक्षण के। ठीक है, तो आर्टिकल 16 इससे संबंधित है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 की। अब भाई आर्टिकल 17 क्या करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। बहुत बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है भाई। तो अभी भी देखते हैं भाई कि छुआछूत के कितने हमारे अंदर, हमारे समाज में छुआछूत को लेकर कितना बड़ा भेदभाव था दोस्तों। कि अगर छोटे जात के लोग जो हैं बड़े जात को गलती से ही टच कर देते हैं दोस्तों, तो उन्हें पहले पीटा जाता था, बाद में अपने आप को शुद्धिकरण किया जाता था। भाई बताओ यार क्या था। कुछ सोच के भी कितना यार अजीब लगता है, नहीं। चलो, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 की, इस समानता के अधिकार के लिए लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18। ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त। आर्टिकल 18 की जब हम बात करेंगे दोस्त, तो आर्टिकल 18 ये बताता है भाई कि उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों उपाधियों का अंत। समझ रहे हो दोस्त? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। कहने का तात्पर्य है दोस्त कि अगर आपको कोई उपाधि दी गई है, जैसे अ, जैसे आपको कोई उपाधि दी जाती है तो आप अपनी उपाधियों को अपने सर नेम के आगे नहीं लगा सकते। जैसे आपको भारत रत्न दे दिया गया, तो ऐसा नहीं कि भारत रत्न मतलब हर जगह आप यूज करेंगे। तो उपाधियों का अंत करता है। अब बाकी जो शिक्षा संबंधित उपाधियां हैं उसको छोड़ो, जैसे डॉक्टर की उपाधि मिल गई, तो ये तो आपने हासिल किया है दोस्त, तो डॉक्टर की उपाधि आप लगा सकते हो। ठीक है, तो शिक्षा संबंधित उपाधियां लगा सकते हैं। तो ये उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं समानता के अधिकार को। देखो भाई, अगर समानता के अधिकार की बात करें तो वो आर्टिकल 14 से 18 है। तो जैसे ही बच्चे 14 से 18 साल के हो जाते हैं तो अपने अधिकार को लेकर सबको वो सोचते हैं कि हमें भी समान अधिकार रखा जाए। तो अब आर्टिकल 14 में क्या है, तो 14 में क्या है, तो आर्टिकल 14 में सबसे पहले था दोस्तों कि आर्टिकल 14 में सबसे पहले था भाई कि आपको कानून के समक्ष मतलब समानता मिलेगी और कानून का समान संरक्षण मिलेगा। उसके बाद बात करें आर्टिकल अगर 15 की, तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई जाति धर्म के आधार पे आपको, जात धर्म लिंग के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 16 की अगर हम बात करेंगे, तो आर्टिकल 16 बताता है कि भाई लोक नियोजन में समानता को बताता है। और कहता है कि भाई लोक नियोजन में आपको समानता तो देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लिंग और जात के आधार पे आपको आरक्षण
बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद कहीं न कहीं आर्टिकल 17 की बात करें तो ये अस्पृश्यता का अंत बताता है। उसके बाद आर्टिकल 18 की बात करें तो ये उपाधियों का अंत करता है। ठीक है? तो अभी हमने आर्टिकल 12 से आर्टिकल 18 तक हमने कंप्लीट कर रखा है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 19 से 21। 19 से 21। ठीक है? ये आपको देता है स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। क्या हैं वो चीज़ें? वो है कि इसको आर्टिकल 19 की अगर हम बात करेंगे तो इस संविधान की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है इसको। संविधान की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। सही से हड्डी कहा जाता है। ठीक है? तो आपको याद होना चाहिए कि जो आर्टिकल 19 है उसके संविधान की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है भाई? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 था, लेकिन अब सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है? आर्टिकल 19 की बात करें तो 19 की आर्टिकल 19, ठीक है, 19 से 21 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हमने देखिए ध्यान समझिए। तो जैसे ही बच्चे क्या होते हैं दोस्त, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 की, तो ये लिखना थोड़ा भूल गए। तो बच आर्टिकल 19 का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है? ओके। तो जैसे ही बच्चे, आपको पता है 14 से जब 18 साल के हुए तो वो समानता का अधिकार मांगने लगे। अब भाई आपने उनको समानता का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अब उनकी मन क्या हो गए और बढ़ गए भाई। अब वो कह रहे नहीं यार, हमें तो अब घूमने जाना चाहिए, अभी हमको यहाँ जाना चाहिए, है ना? तो वो स्वतंत्रता का अधिकार भी मांगने लगे। जैसे ही 19 से 21 साल के हो गए ना, तो उनको लगा यार यार दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमें घूमना चाहिए, हमें स्वतंत्र होना चाहिए। तो वे स्वतंत्रता का अधिकार मांगने लगते हैं। ठीक है? तो इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 को ही संविधान की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं की बात की गई है।
तो पहले जो बात करते हैं, पहला जो है स्वतंत्रता, वो है पहला। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे दोस्त। तो ये क्या कहता है कि सबसे पहला जो बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई कि बोलने, पूछने, झंडा फहराने, मीडिया में मौन रहने की ये स्वतंत्रता है। ठीक है भाई। तो आप बोले चाहे ना बोले, तो बोलने वो आप पर निर्भर है। बोलने, पूछने, ठीक है दोस्त, झंडा फहराने, झंडा फहराने, ठीक है, मीडिया में मौन रहने। आपने देखा होगा कि भाई कुछ मीडिया वाले चिल्लाते रह जाते हैं और कुछ मीडिया नेता लोग क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो वो उनकी स्वतंत्रता है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो क्या है कि बाध्य नहीं है। ठीक है। तो आप बोलने के लिए बाध्य नहीं है, पूछने के लिए बाध्य नहीं है, यानी आप मौन रह सकते हैं। इसके लिए इसी को हम लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये पहला हो गया दोस्त, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें आपको बोलने, पूछने, झंडा फहराने, मीडिया में मौन रहने की स्वतंत्रता है। ठीक है, मौन रहने की स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं दूसरा, सभा करने की स्वतंत्रता। जो दूसरा है मेरे दोस्त, सभा। आप शांतिपूर्ण सभा कहीं भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब सभा की बात आती है, तो कोई भी सभा हो, धार्मिक सभा हो या राजनीतिक सभा हो, लेकिन शांतिपूर्ण करना चाहिए। ठीक है। तो सभा करने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है। फिर आपका इसमें, फिर आपका हो जाएगा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप पार्टी बना सकते हो। ठीक है दोस्त, आप कोई भी पार्टी तैयार कर सकते हो, कोई भी संगठन तैयार कर सकते हो। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। इसलिए तो आप देखते हो ना भाई कि भारत में कितनी सारी पार्टियां हैं, जबकि अन्य देशों की अगर हम बात करेंगे तो बस एक से दो से तीन पार्टियां होंगी, इससे ज़्यादा पार्टी नहीं होगी। लेकिन भारत में इतनी पार्टियां हैं कि आपको को याद भी नहीं रह पाता है, इतनी पार्टियां हैं भारत में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो आप समझ में आ गया कि जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, यह इसको रीढ़ का हड्डी क्यों कहा जाता है भाई, कि इसमें हम एकदम स्वतंत्र कर रखा है कि भाई आप ये काम कर सकते हो, लेकिन जो भी काम करना उसमें संविधान का उल्लंघन नहीं करना। ठीक है दोस्त। ठीक है, उसके बाद बात करें चौथा, घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आप कहीं भी घूम सकते हो, भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। तो घूमने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। चौथा। जो पांचवा है मेरे भाई, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा ये कहता है कि भाई आप मकान बनाने की स्वतंत्रता।
पांचवा कहता है मेरे दोस्त, पांचवा, आप कहीं भी मकान, कहीं भी ज़मीन खरीद करके मकान बना सकते हो। तो देखते नहीं भाई कि अ, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में जा कर के, फिर बिहार में जा कर के लोग मकान बना सकते हैं। ठीक है, तो मकान बनाने की स्वतंत्रता है भारत में, कहीं भी भारत में जा कर के। अब ऐसा नहीं है कि आप कनाडा में चले गए यार, मतलब जा सकते हो लेकिन लीगल तरीके से जाओगे, वहाँ ज़मीन खरीदोगे, मकान बनाओगे तो अलग बात है। लेकिन भारत में कोई कैसे भी आप जा कर के ज़मीन खरीद के मकान बना सकते हो, तो मकान बनाने की स्वतंत्रता है। छठा, जो छठा था दोस्तों, छठा, छठा जो था इस संपत्ति की अधिकार की बात करता था। संपत्ति के अधिकार की बात करता था, संपत्ति के अधिकार की बात करता था। तो ये आपका हो गया है खत्म, खत्म। संपत्ति के अधिकार की जो स्वतंत्रता था वो खत्म हो गया। तो उसका सातवां जो है, ये है व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार का जो अधिकार है, व्यापार का अधिकार। तो आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के व्यापार कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, भारत के किसी भी कोने में जाकर के व्यापार कर सकते हो। तो व्यापार के अधिकार की स्वतंत्रता। तो ये है भाई आर्टिकल 19, जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। क्या क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, मकान बनाने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, इसमें आपको एक बात ध्यान रखने होंगे कि इससे किसी के मतलब भारत की एकता, अखंडता, कोर्ट की अवहेलना, कोई भी जो मोरल है, नैतिक है, ठीक है, नैतिक कर्तव्य हैं, विदेशी संबंध हैं, पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 19 जो है ये स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। अब हम बात करते हैं दोस्त आर्टिकल आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो आर्टिकल 20 क्या कहता है इसको एक बार समझ लेते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 20 की जब भी हम बात करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, तो ये दोष सिद्ध में संरक्षण की बात करता है कि अगर आप दोषी सिद्ध हो गए हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ में दोषी सिद्ध हो पाए गए हैं, तो उसमें भी आपको कुछ संरक्षण दिया जाता है। दोष सिद्ध में संरक्षण, दोष सिद्ध में संरक्षण। ठीक है भाई, तो अगर आप दोषी हो गए हैं तो इसमें भी आपको संरक्षण दिया जाता है। अब क्या क्या है इसमें? आपका पहला पॉइंट है कि भाई जो भी कानून होगा, जो भी कानून होगा वो अपराध के समय का ही कानून होगा। अपराध के समय का ही कानून लागू होगा। अपराध के समय का मतलब, कहने का मतलब भाई कि ऐसा नहीं है कि आपने 2025 में, 2020 में मच्छर मारा और मच्छर मारने का सज़ा 2025 में मृत्युदंड हो गया तो आपको मृत्युदंड नहीं। तो यार, अगर 2025 में मच्छर मारने की जो सज़ा थी, उसी सज़ा से आपको 2025 में क्या मिलेंगे? सज़ा मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब बदल गया। ठीक है, तो जिस समय आपने अपराध किया है उसी समय का सज़ा आपको मिलेगा। दूसरा, दूसरा भाई, आपको एक अपराध का
एक अपराध का एक सजा। ठीक है दोस्त, एक अपराध का एक सजा कहने का मतलब है कि अगर आपने सिर्फ एक अपराध किया है तो आपको बस उसी के लिए सजा मिलेगी, एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको मृत्युदंड भी दे दिया गया है, आपको और भी सजा दे दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखने होंगे। आर्टिकल 3, इसमें 3 की बात, तीसरे नंबर बात करें तो इसमें ये है कि अपने खिलाफ गवाही नहीं मान्य होगा, अपने खिलाफ गवाही नहीं मान्य होगा। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बात समझिए। अगर ऐसा नहीं होता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, पकड़ के इतना मार मार के क्या करते हैं भाई कि उनको मतलब गवाही देने पे मजबूर कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है पुलिस वाले कैसे टार्चर करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति रहेगा तो टूट जाएगा यार, कहेगा यार इससे अच्छा हम जेल में ही रहेंगे यार, इन लोगों के हाथों रहना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि चलो छोड़ो यार, हम गवाही दे ही देते हैं अपने खिलाफ। ठीक है, तो कोर्ट कह रहा है भाई नहीं, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। ठीक है दोस्त, तो इसलिए क्या होता है कि भाई पुलिस वाले उतना मारते नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल। तो आर्टिकल 20 समझ में आ गया मोटामोटी क्या है भाई, दोष सिद्ध में संरक्षण। तो आपको सबसे पहले अपराध के समय का ही सज़ा मिलेगा, फिर आपको एक अपराध के लिए एक सज़ा मिलेगा, फिर अपने खिलाफ गवाही आप देते हो तो मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। ठीक है दोस्त, आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो ये आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। प्राण एवं इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये भी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करेंगे, इसमें देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें पहला, पर्यावरण, पर्यावरण के विरुद्ध स्वतंत्रता। पर्यावरण के विरुद्ध मतलब भाई अब सोचो यार, इसमें आप मतलब अगर पर्यावरण के विरुद्ध कोई काम कर रहे हो यार, तो आप स्वतंत्र नहीं हो दोस्त। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं यार कि आप ऐसे क्या है भाई कि ऐसे गाड़ी ले हो यार, धुआं पे धुआं, धुआं पे धुआं फेंके जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका चालान तो कटना है दोस्त। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, आत्महत्या ना करने की स्वतंत्रता।
तो भारत में दोस्तों अभी भी आत्महत्या आप करते हो तो उसको अपराध माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हो कि आत्महत्या करो, ठीक है। पहले ही अपनी जान ले रहे हो, लेकिन आप अपराधी हो, ये बात समझिए। उसके बाद तीसरे की बात करें, क्या कहता है, तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी स्वतंत्रता है, इसमें स्वास्थ्य की बात कही जा रही है। भाई स्वास्थ्य संबंधित जो स्वतंत्रताएं हैं वो आपको दी जाती है, ठीक है दोस्त। उसके बाद है दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। दैहिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करेंगे, दैहिक स्वतंत्रता, तो इसमें क्या है, आप एकांत रह सकते हो, आप अपनी प्राइवेसी, मतलब अपनी किसी बात को किसी से शेयर नहीं कर सकते हो यार, आप विदेश यात्रा कर सकते हो। तो ये है दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार इसी को कहते हैं, यानी आर्टिकल 21 को, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारे जो आर्टिकल हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझिए। एक आर्टिकल है दोस्तों 21 ए, आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो है 21 ए, आर्टिकल 21 ए, ठीक है। आर्टिकल 21 ए की अगर हम बात करेंगे, तो आर्टिकल 21 से क्या कहता है दोस्त, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, इसकी बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए दोस्तों।